हेलो बच्चों। पिछली क्लास में हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है क्या? अब हम इसके केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, चलिए मैं बहुत सिंपल शब्द में आपको बताऊंगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे केमिकल रिएक्शन होते हैं। सबसे पहले बेटा अपन रिप्रेजेंट कर लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है। RCOOH। आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे बेटा एक बॉन्ड आपको ये दिखाई दे रहा है, तो एक टाइप का रिएक्शन क्या होगा जिसमें ना बॉन्ड OH बॉन्ड के बीच में ब्रेकिंग होगा, मतलब क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। तो ये एक सिंगल टाइप का रिएक्शन हो गया। तो एक टाइप का रिएक्शन ये हम ये देखेंगे। दूसरी टाइप का रिएक्शन क्या होगा जिसमें जिसमें क्या होगा बेटा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड। समझ पा रहे हैं क्या? मतलब हम लोग रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन ऑफ क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन बॉन्ड। ठीक है, और नंबर 3 टाइप का जो रिएक्शन होगा वो अदर रिएक्शन में आएगा जहां पे बॉन्ड यहां पे टूटेगा। RCOOH में बॉन्ड यहां पे टूटेगा। तो चलो पहले टाइप का रिएक्शन हम लोग ये यहां पे देखेंगे, जहां पे जो बॉन्ड क्लीवेज है वो कहां पे हो रहा है बेटा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच। और ये ऑक्सीजन मोर ईएन एटम है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये H+ को फायर करेगा। और जो भी कंपाउंड जो H+ को फायर करता है वो क्या शो करता है बेटा, एसिडिक नेचर। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एसिडिक नेचर से, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहला रिएक्शन ऐसा लिख सकते हैं, रिएक्शन में हम लोग ए लिखते हैं बेटा। ठीक है ना, क्लीवेज ऑफ, क्या लिख सकते हैं बेटा, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। ठीक है ना, OH बॉन्ड इन COOH, RCOOH। क्लियर है क्या? मतलब यहां पे OH बॉन्ड का क्या होगा, क्लीवेज होगा। तो चलिए एक बार फिर से कि हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे OH बॉन्ड टूट रहे हैं, मतलब कि ये जब इस कंपाउंड में जब ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है ना, हाइड्रोलाइसिस होगा बेटा, यहाँ पे H+ फायर होगा क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। ये RC डबल बॉन्ड O, तो ये बन जाएगा माइनस और ये बन जाएगा प्लस। तो हम बेसिकली यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इस कंपाउंड की एसिडिक नेचर, एसिडिटी। तो हम लोग अब बात करने वाले हैं एसिडिटी के बारे में। फाइनली हम आ चुके हैं किसमें, एसिडिटी या एसिडिक नेचर पे। चलिए, तो ये एसिडिक नेचर क्या होता है। तो एसिडिक नेचर तीन लोगों ने 3 तरीके से इसके बारे में बताया, आर्हेनियस ने, ब्रॉन्स्टेड ने और किसने, लेविस ने, जिसको हम लोग लुइस के नाम से जानते हैं। चलिए, आर्हेनियस ने क्या कहा, आर्हेनियस भाई साहब ने क्या बोला कि क्या होता है एसिडिक नेचर। तो एसिडिक नेचर ये होता है जो H+ क्या करे, डोनेट करे, लेकिन H+ डोनेट कहाँ करे, आर्हेनियस ने बताया कि किसमें करे, वाटर में करे। मतलब उसने एक कंडीशन बताया कि जो H+ डोनर हो लेकिन कहाँ, वाटर में। जो वाटर में H+ डोनेट करे वो क्या है, वो आर्हेनियस एसिड है। ब्रॉन्स्टेड ने क्या बताया, ब्रॉन्स्टेड ने आर्हेनियस के मिलता जुलता ही आंसर दिया, लेकिन उसने कोई कंडीशन नहीं बताई। उसने क्या बोला कि जो प्रोटॉन डोनर हो, जो क्या हो, प्रोटॉन डोनर। मतलब अब प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन इज नथिंग, क्या H+ ही है। आपको तो पता है कि हाइड्रोजन ही एक ऐसा स्पीसीज होता है जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होते। तो कोई प्रोटॉन है जिसके पास, जो कोई अगर हाइड्रोजन है जिसके पास प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है, अगर वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है तो उसे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो बचा क्या, ओनली प्रोटॉन। समझ पा रहे हैं क्या? तो H+ क्या है बेटा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है तो H+ ही क्या है, प्रोटॉन है। तो जो प्रोटॉन डोनर है वो ब्रॉन्स्टेड एसिड है। ठीक है ना, इसने कोई कंडीशन नहीं बताया कि वाटर में करेगा या किसी अदर सॉल्वेंट में करेगा, लाइक ऐसा। चलिए, फिर तीसरा लुइस आया। ठीक है ना, लुइस ने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हो, मतलब कि कोई एक ऐसा कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, और अगर वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर जो है वो क्या है, वो एसिड है। तो ये 3 डेफिनेशन है, लेकिन बेटा हम मोस्ट कॉमनली हम जो बात करते हैं ना, ठीक है ना, वो हम ये बोलते हैं कि कौन आसानी से H+ डोनेट करेगा, तो इससे हमारा आंसर आ जाता है।
चलिए, किसी का भी, अब हम लोग आते हैं किसी भी कंपाउंड का एसिडिक नेचर मेजरमेंट करने के क्या क्या स्केल हैं। तो सबसे पहला स्केल, ठीक है ना, ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट पे डिपेंड करता है बेटा, कि एक्सपेरिमेंटली हम लोग चेक करेंगे कि कौन H प्लस का कौन सा एसिड जो है बेटा वो ज्यादा से ज्यादा H प्लस दे रहा है, मतलब H प्लस का कंसेंट्रेशन कौन ज्यादा बढ़ा रहा है, उसके बेसिस पे डिपेंड है ये स्केल। तो चलिए, तो मेजरमेंट की स्केल है, मैं नीचे लिख रहा हूं बेटा, दिखाई दे रहा है आप लोग को। चलिए, तो ये कुछ स्केल है, ठीक है ना, किसके लिए, एसिडिक नेचर के लिए, टू मेजर एसिडिक नेचर। तो स्केल है नंबर 1 Ka वैल्यू। Ka वैल्यू बेटा, Ka वैल्यू क्या होता है, Ka वैल्यू क्या होता है, ये एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है, ये क्या है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है क्या। तो जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, हम कुछ भी एक जैसे HCl कोई भी एग्जांपल ले लो, आप फॉर्मिक एसिड ले हो, जो भी हो, चलो फॉर्मिक एसिड ले लेते हैं, HCOOH, ये फॉर्मिक एसिड है, ये क्या करेगा बेटा, H प्लस फायर करेगा, और जब ये H प्लस फायर करेगा तो ये साथ में एक A9 भी बनाएगा, वो क्या है, HC डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है ना। तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट हम लोग लिखेंगे, तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा बेटा, यहां पे मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना, ऊपर लिख रहा हूं बेटा, तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा, Ka इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस और कंसेंट्रेशन ऑफ ये माइनस, ठीक है ना, HC डबल बॉन्ड फॉर्मेट आयन है ये बेटा, और अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ HCOOH, मतलब ये मैं क्या बोलूंगा, प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन अपॉन क्या बेटा, रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन बेटा, तो अगर इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा आएगी, इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा आएगी, ठीक है, मतलब H प्लस का कंसेंट्रेशन अगर ज्यादा होगा, इन दोनों का कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा, ठीक है ना, तो Ka वैल्यू ज्यादा आएगी, और Ka वैल्यू ज्यादा आएगी तो एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। तो यहां पे मैं एक बात बोल सकता हूं, एक बात यहां पे बोल सकता हूं कि Ka वैल्यू जितना ज्यादा होगा एसिडिक नेचर भी उतना ही ज्यादा होगा। बात समझ पा रहे हो क्या, Ka वैल्यू जितना ज्यादा होगा एसिडिक नेचर उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है बेटा, कि अगर आपको एग्जामिनर Ka वैल्यू देके पूछता है, 2-3 एसिड है जिनका आपको Ka वैल्यू देता है कि इसका Ka वैल्यू इतना है, इसका Ka वैल्यू इतना है, और अब बताओ कि एसिडिक नेचर किसकी ज्यादा है, तो आप ये कहेंगे कि जिसका भी Ka वैल्यू ज्यादा होगा उसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। तो एक मेजरमेंट इसके लिए हो गया। दूसरा होता है बेटा pKa वैल्यू, दूसरा होता है pKa वैल्यू, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं कि ये pKa वैल्यू क्या होता है। नंबर टू pKa वैल्यू, ठीक है ना, pKa वैल्यू बेटा, pKa वैल्यू जो है वो Ka वैल्यू का माइनस लॉग होता है, माइनस लॉग Ka जो होता है बेटा वो होता है pKa, मतलब pKa और K में जो रिलेशन होता है बेटा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। pKa जो होता है ना, pKa वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो होता है Ka वैल्यू, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अगर मैं ये मुझे पता है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि pKa वैल्यू कम होगा, ठीक है ना, तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा। pKa वैल्यू अगर कम होता है, जैसे जैसे pKa वैल्यू कम होता है बेटा, ठीक है ना, एसिडिक नेचर क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, एसिडिक नेचर क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है। मैं कुछ एसिड है जिसके ना आप लोग को मैं pKa वैल्यू दे रहा हूं, एनसीईआरटी में भी ये कुछ का एनसीईआरटी में दिया है, कुछ का मैं बताता हूं, ठीक है। चलिए ये बातें आप लोग नोट कर लिया होगा, ठीक है ना, तो इसको मैं मिटाने जा रहा हूं बेटा। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं बेटा, ठीक है ना, जो इनऑर्गेनिक मिनरल्स होते हैं ना, इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं ना बेटा, इनका एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा होता है। इनऑर्गेनिक एसिड का एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा होता है, और इसमें बेटा एक एसिड है इनऑर्गेनिक HSBF6, ठीक है ना, इसको सुपर एसिड बोलते हैं, इसका ये सुपर एसिड। और अगर मैं इनकी pKa वैल्यू आपको बताऊं तो HSBF6 की pKa वैल्यू बहुत ही कम होती है, -12। कितना होता है बेटा, -12। ये सुपर एसिड है, ठीक है। कुछ और की अगर हम लोग बात करें बेटा, जैसे H2SO4 होता है तो उसका -10 है, H2SO4 इसका होता है बेटा -10,
एच, बेटा ये रटना नहीं है, आप लोग को इसको याद नहीं करना है, ठीक है ना, बट थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि पीके वैल्यू जितना कम होगा बेटा एसिडिक नेचर उतना ही ज्यादा होगा। एच आई का होता है -9, ठीक है। अच्छा सुने, एच आई का -9, एस सी एल का इससे भी कम होगा, एस सी एल का जो होता है बेटा वो -7 होता है, ठीक है। तो एस सी एल का जो होता है बेटा ये होता है -7, एच बी आर के इन दोनों के बीच में होगा, ठीक है। चलिए मैं आता हूं ऑर्गेनिक में, तो ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा जो एसिडिक होता है ऑर्गेनिक में, वैसे तो बेटा ओवरऑल देखिए तो इनऑर्गेनिक एसिड का एसिडिक बहुत ज्यादा होता है, ऑर्गेनिक में अगर देखा जाए तो बेटा जो एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा होता है वो किसका होता है, सल्फोनिक एसिड का, सल्फोनिक एसिड, ठीक है ना। जैसे मैं अगर बात करूं सल्फोनिक एसिड है तो सल्फोनिक एसिड में एक एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड PHSO3H, ठीक है, इसका जो pKa वैल्यू जो होता है, pKa वैल्यू ये होता है -6.5, कितना होता है बेटा -6.5, ठीक है। ये इनका एसिडिक नेचर ज्यादा क्यों होता है ना, ये हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, फिलहाल तो इसका पीके वैल्यू, ये सब एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है बेटा। अगर मैं कार्बो बेटा इसके बाद अगर कोई नाम आता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम आता है ऑर्गेनिक में ना, तो ऑर्गेनिक में अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की मैं बात करूं तो ये जैसे COOH, इसको मैं पीएच लिख देता हूं, PHCOOH, तो कार्बोक्सिलिक मतलब इसका बेंजोइक एसिड का जो पीके वैल्यू होता है बेटा वो कितना होता है 4.19 या 4.2 बोल सकते हो, पीके वैल्यू कितना 4.2। जनरली जो होता है ना बेटा एरोमेटिक, जनरली एक बात ध्यान में रखना, जनरली एरोमेटिक जो एरोमेटिक एसिड हैं उनका उनका पीके वैल्यू एलिफेटिक से कम होता है, एलिफेटिक एसिड कम होता है जनरली, लेकिन हमेशा नहीं ना। लेकिन बट फॉर्मिक एसिड जो है HCOOH है, इसका pKa वैल्यू, ठीक है ना, बेंजोइक एसिड से भी कम होता है, वो होता है बेटा 3.7। मतलब यहां पे एक एक्सेप्शन बोल सकते हो, बेटा जिसका अभी इसका कोई लॉजिकल वे नहीं है। देखो एरोमेटिक एसिड है, इसका एसिडिक नेचर एलिफेटिक से ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन बेटा हमने जब चेक किया प्रैक्टिकली देखा तो इसका पीके वैल्यू कम था। जब इसका पीके वैल्यू कम है तो ये एकमात्र ऐसा एलिफेटिक एसिड है जिसका एसिडिक नेचर इससे भी कम होता है। बेटा मैं अभी सिर्फ और सिर्फ एसिड, हाइड्रोकार्बन एसिड की बात कर रहा हूं, कोई डेरिवेटिव्स की बात नहीं कर रहा हूं ना। अब वो क्या डेरिवेटिव्स है इसके बारे में भी आपको समझ में आएगा, तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। कुछ एक आध और हम लोग पीके वैल्यू अगर हम लोग देखें बेटा, कुछ एक आध पीके वैल्यू अगर हम लोग देखें तो एसिडिक एसिड जो होता है CH3COOH, इसका जो पीके वैल्यू जो होता है बेटा वो होता है 4.76। 4 ये सब एनसीईआरटी से उठाया गया है। एसिडिक एसिड का पीके वैल्यू कितना होता है बेटा 4.76, ठीक है ना। वैसे अगर ट्राइफ्लोरो, अगर इसमें सुनना मेरी बात ना, अगर यहाँ पे मैं क्या करता हूं बेटा, इस कार्बन में 3 हाइड्रोजन लगा के 3 फ्लोरीन लगा दूं तो ट्राइफ्लोरो एसिडिक एसिड बनता है। ट्राइफ्लोरो एसिडिक एसिड, इसका पीके वैल्यू बहुत कम हो जाता है क्योंकि 3 फ्लोरीन है। ये क्या करते हैं अभी समझ में आएगा, ये हो जाएगा बेटा इसका पीके वैल्यू 0.23। मतलब अगर इन सब में अगर देखे जाए इन सब में तो इसका एसिडिक नेचर ज्यादा है। ये एलिफेटिक है, लेकिन बेटा ये एलिफेटिक में ये डेरिवेटिव्स है, ठीक है ना। फ्लोरो जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन मतलब EWG ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्या मतलब इसका अभी हमको समझ में आएगा। तो ये कुछ डेटा है बेटा जो एनसीईआरटी से कुछ उठाए गए हैं, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। इससे एक बात और बता दो, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनका पीके वैल्यू जो होता है, पीके वैल्यू स्ट्रॉन्ग एसिड का पीके वैल्यू 1 से कम होता है स्ट्रॉन्ग का। मॉडरेट जो एसिड होते हैं बेटा, मॉडरेट जो एसिड होते हैं, ठीक है ना, इनका जो पीके वैल्यू होता है बेटा 1 to 5 के बीच में होता है, ठीक है ना। और जो वीक एसिड होते हैं इनका जो पीके वैल्यू जो होता है, पीके वैल्यू वो 5 to 15 के बीच में होते हैं जो वीक है। और जो बेटा जब और बहुत ज्यादा वीक है या जो बेसिक है तो उनका पीके वैल्यू इससे ज्यादा होता है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रख लेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो मैंने बताया आपको पीके वैल्यू, के वैल्यू और पीके वैल्यू और कुछ
एसिड का हमने pKa वैल्यू भी देखा। ठीक है, तो चलिए, तो ये तो हो गया बेटा कि जब हम लोग वैल्यू देख के, कि अगर हम एग्जामिनर ने हमको वैल्यू दे दिया है ना, तो वैल्यू देख के हम बताएंगे कि एसिड नेचर किसकी ज्यादा है किसकी कम है। ठीक है, कुछ एक आध को आपको याद भी रखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग लॉजिकली हम कैसे बताएंगे कि किसका एसिडिक नेचर ज्यादा है। तो चलिए एक बार फिर से, तो ये बेटा मैं मिटाने जा रहा हूं इसको, और हम लॉजिकल वे में हम देखेंगे कि किसका एसिडिक नेचर ज्यादा है। चलिए बेटा, सबसे पहले ना जैसे सुनिए मेरी बात बेटा, ये कोई एसिड है HA, कोई एसिड है, तो जो एसिड है ना, जो एसिड है वो क्या करेगा, टेंडेंसी क्या होती है उसकी H+ फायर करने की, तो वो H+ फायर करेगा और H+ फायर करने के बाद वो बनाएगा एनायन। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे बेटा, जब भी हम लॉजिकल निकालेंगे हम लोग उस एनायन की हम देखेंगे स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ A-, मतलब इसकी हम देखेंगे स्टेबिलिटी। इसकी स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, इसका करस्पॉन्डिंग जो एसिड है वो उतना अच्छा एसिड होगा, क्योंकि वो H+ फायर करके वो A- में कन्वर्ट होगा, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है। मतलब इस इस एसिड का एसिडिक नेचर, ठीक है ना बेटा, इससे बनने वाले एनायन पर डिपेंड करता है कि ये एनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, इसका एसिडिक नेचर उतना ही ज्यादा होगा। तो यहां पे मैं एक बात लिख सकता हूं कि स्टेबिलिटी ऑफ एनायन अगर बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा। समझ पा रहे हैं क्या बेटा? तो अब हमको फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं इसकी स्टेबिलिटी के। तो हम देखेंगे कि एन की स्टेबिलिटी किस बात पे डिपेंड करती है। तो अब बेटा एक पॉइंट यहां पे लिखते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन डिपेंड्स ऑन, ठीक है ना, हाउ मेनी फैक्टर। तो चलो, नंबर 1, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन डिपेंड्स ऑन नंबर 1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बेटा आप लोग ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ा ही हुआ है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बेटा, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है वही क्या होती है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे पहला है EN। मुझे एक आप लोग जस्ट बात बताएंगे कि, सुनिए मेरी बात, कि यहाँ पे EN का एसिडिक नेचर के साथ क्या रिलेशन है, EN का एसिडिक नेचर के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है ना। तो बेटा आपको एक बात समझ में आएगा कि कोई भी मोर एटम है, जैसे नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है या फ्लोरीन है, समझ पा रहे हैं बेटा, ये मोरियन है। अगर इसके साथ में लाइक जैसे मैं बात करूं NH3H2OHF, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, जिसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, वो इस शेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा और H+ को फायर कर देगा। मतलब इधर से इधर जा रहे हैं तो EN बढ़ेगा, EN अगर बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा, क्योंकि आप लोग एक कॉन्सेप्ट जानते हो, चाहत कॉन्सेप्ट, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर EN मोर स्टेबल। ये समझ पा रहे हैं क्या? ये कैसे है बेटा, हमने क्या किया, इसका एसिडिक नेचर हमने देखा, तो एसिडिक नेचर हम कैसे देखेंगे बेटा, इन सब में हम लोग H+ फायर कर देंगे। हम लोग क्या कर देंगे, H+ फायर, हम लोग क्या कर देंगे, H+ फायर, तो ये हो जाएगा NH2-, ये हो जाएगा OH-, और ये हो जाएगा बेटा F-। तो इसमें कौन से एन की स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो जो स्टेबिलिटी जो है, स्टेबिलिटी ज्यादा है F- की, OH- की, NH2- की। तो एसिडिक नेचर भी किसका ज्यादा होगा, HF का, H2O का और NH3 का। अगर यहाँ पे CH3 दूं तो NH3 का ज्यादा होगा CH3 से। मतलब इधर से इधर जा रहा है, EN बढ़ रहा है, EN बढ़ रहा है तो एसिडिक नेचर भी बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो EN बढ़ेगा तो एसिडिक या एसिडिटी भी बढ़ेगी। तो ये हमको फंडा यहां से मिल गया। लेकिन एक बात आप लोग ध्यान में रखेंगे कि ये जो फंडा है सिर्फ और सिर्फ पीरियड में ही अप्लाइड होगा, इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये ध्यान में रखेंगे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना। इस फॉर्मूले को, इस फंडे को ग्रुप में नहीं लगाना, अदरवाइज गलत हो जाएगा। क्लियर है? चलिए एक बार अब हम देखते हैं कि ग्रुप में क्या होता है। इधर बेटा ऊपर मिटा रहा हूं ना, ऊपर मिटा रहा हूं मैं,
नंबर टू फैक्टर बेटा साइज, नंबर टू फैक्टर है साइज। अभी साइज का क्या फंडा है बेटा, ध्यान से सुनेंगे। एक एग्जांपल ले लेता हूं। एक बेटा आप लोग जानते हैं HF, HCl, HHBr और HI। बेटा अब ध्यान से सुनिए, यहां पे अगर नॉर्मल सोचे बेटा H, ऐसे मैं एक बार और अगेन लिख देता हूं HF, ठीक है ना, HCl, HBr, HI। बेटा नॉर्मल सोचिए तो आपको दिख रहा होगा कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। जैसे हम लोग ये वाला फंडा लगाते हैं, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, आपको तो पता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो H+ को आसानी से फायर कर देगा, मतलब इसका एसिडिक नेचर ज्यादा है। ऐसा होना चाहिए पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एसिडिक नेचर HI के ज्यादा है, देन HBr का, देन HCl का और फाइनली HF का। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा ये सेम ग्रुप के क्वेश्चन है और सेम ग्रुप के क्वेश्चन में साइज जो होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। साइज यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर है, क्योंकि साइज जब बढ़ता है ना, मतलब यहाँ पे बेसिकली साइज ऑफ एक्स बढ़ रहा है, साइज ऑफ एक्स बढ़ रहा है, साइज ऑफ एक्स बढ़ रहा है, तो यहाँ पे एक बात क्या हो रही है बेटा, बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? बॉन्ड लेंथ। देखो ये छोटा है, ये बड़ा है, और बड़ा है, ये और बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो रही है? कम, मतलब बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए दी जाने वाली एनर्जी कम हो रही है। तो बेटा यहाँ पे जो तो ये ऊपर से जब इसकी एनर्जी सबसे कम है, जब इसकी एनर्जी सबसे कम है तो ये आसानी से, मतलब इसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। और थर्मल स्टेबिलिटी कम होती जा रही है तो एसिडिक नेचर क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। एसिडिक नेचर बढ़ते, मतलब ये आसानी से स्पेसिफाई कर देगा। इसके बाद फिर ये, मतलब HI जो होता है बेटा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। हमने पहले भी अभी थोड़ी देर पहले लिखा था कि HI का जो पीके वैल्यू होता है वो -9 होता है। तो यहाँ पे बेटा जब ग्रुप का क्वेश्चन होना तो डिसाइडिंग फैक्टर साइज, तो साइज इंक्रीज होगा तो एसिडिक नेचर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। ये फंडा आप लोग याद रखेंगे। तो ये दो कॉमन फंडा हो गए बेटा एसिडिक नेचर के, मैंने ओवरऑल जो लिया, ठीक है ना। नंबर थ्री जो है बेटा वो है प्रेजेंस ऑफ EWG ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ EWG। इसको नोट कर ले पहले बेटा। चलिए तो अब नोट कर लिया बेटा, नंबर 3 आएगा अब। तो ये पहला EN, सेकेंड साइज, और थर्ड है प्रेजेंस ऑफ EWG ग्रुप। ये मैं इधर बिठा रहा हूं। ध्यान रखना, साइज इंक्रीज होगा तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा। ये किसमें बेटा? इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। समझ पा रहे बेटा? फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। चलिए नंबर 3 है प्रेजेंस ऑफ EWG ग्रुप। बेटा EWG ग्रुप क्या होता है? मतलब जो -I लगा है या फिर -M लगा है। समझ पा रहे हो क्या बेटा? -M का स्ट्रेंथ ज्यादा है ना, -I और -M ग्रुप, ये जो होते हैं बेटा EWG ग्रुप होते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, बेटा देखो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, नेगेटिव चार्ज एनायन, ठीक है ना। एनायन हम याद करो, हम लोग पढ़ते थे बेटा कार्बन आयन के लिए कि ये जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा -I के अपॉन +I, या मैं बोल दूं -M अपॉन +M। मतलब निगेटिव पे -I जितना ज्यादा लगेगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, तो जितना स्टेबल एनायन होगा एसिडिक नेचर उतना ही ज्यादा होगा। यहाँ पे भी वही कहानी, -M जितना ज्यादा लगेगा बेटा एसिडिक नेचर उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। चलिए तो कुछ सबसे पहले जो एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम लोग एक बार डिस्कशन कर लेते हैं बेटा। यहाँ पे अगर EWG की जगह ERG ग्रुप अगर होता, EWG की जगह अगर ERG ग्रुप अगर होता तो ERG ग्रुप क्या करता बेटा? एसिडिक नेचर को कम कर देता, ठीक है ना, क्योंकि वो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन को क्या करता? कम करता, और कम करता तो एसिडिक नेचर भी क्या हो जाता? कम हो जाता, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले बेटा जैसे हम लोग बात करते हैं, एक तो आप लोग के क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना बेटा, तो इसको अच्छे से पहले तो याद रखना कि एसिडिक नेचर का ऑर्डर, ठीक है ना, एसिडिक नेचर का ऑर्डर, कि अगर जैसे बेटा आपको मैं एक बात बताता हूं ना, जैसे
ये आपको कोई एक ये जो है बेटा, ये एक ग्रुप दिया हुआ है, ये CH2, ये COOH है, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर। तो बेटा ये जितना ज्यादा EWG होगा, जितना ज्यादा EWG होगा, इसका एसिडिक नेचर उतना ही ज्यादा बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये H+ फायर करेगा, जब H+ फायर करेगा तो ये जो G है, ये जो G है जो इससे जुड़ा हुआ है CH2COO- से, तो EWG ग्रुप जितना अच्छा होगा, ठीक है ना, उस स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन, स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन उतना ही बढ़ेगा। और जब स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन बढ़ेगा तो फाइनली एसिडिक नेचर भी बढ़ेगा। तो अगर यहाँ पे बेटा जो ग्रुप है, अगर ये सुनना, अगर ये पीएच होगा, अगर यहाँ पे पीएच हो तो एसिडिक नेचर, ठीक है ना बेटा, जो होगा, ठीक है ना, अगर जी क्या है, पीएच है, ठीक है ना, और एक मैं बोल दूं बेटा आई, तो आई जो है एक अच्छा EWG है पीएच से, ठीक है ना। तो अगर आई होगा तो एसिडिक नेचर पीएच से ज्यादा होगा। ये एनसीईआरटी का लाइन है बेटा ना, मैं पूरा एनसीईआरटी, मतलब यहाँ पे ये सब कुछ -I लगा रहे हैं। पीएच में क्या होता है बेटा, फिनाइल जो होता है ना, इसमें sp2 कार्बन होता है, sp3 नहीं बल्कि sp2, तो sp2 कार्बन की EN ज्यादा होती है, और जिसकी भी EN ज्यादा है, मोर EN वाले क्या लगाते हैं, -I। तो ओवरऑल बेटा अगर ये ग्रुप ये कुछ लगाएगा तो ये लगाएगा -I, क्योंकि इसमें मोर EN ग्रुप है। आई भी -I लगाएगा, लेकिन इसका आई जो होगा, इंडक्टिव इफेक्ट होगा, वो ज्यादा होगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। आई से ज्यादा होगा बेटा बी आर ज्यादा -I लगाएगा, मतलब ये -I का ही ऑर्डर फाइनली। बी आर से ज्यादा बेटा Cl, और Cl से ज्यादा है फ्लोरीन, फ्लोरीन से ज्यादा है साइनाइड Cn, ठीक है ना, और साइनाइड से ज्यादा है NO2, और NO2 से ज्यादा है अगर एक ही कार्बन पे 3 फ्लोरीन हो तो CF3। मतलब यहां पे इधर से इधर जा रहे हैं तो -I बढ़ रहा है, या EWG ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉयल ग्रुप, ये क्या होता है बेटा, ये बढ़ रहा है। तो यहां से अगर ये कोई भी ग्रुप अगर जुड़ा हो बेटा तो इसका एसिडिक नेचर को क्या करते जाएगा, ये बढ़ाएगा। बात समझ पा रहे हैं क्या? चलिए, तो एक कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पहले तो रैंडम पहले पूछता हूं, फिर मुझे बताएंगे। रैंडम पूछता हूं बेटा, ठीक है ना। चलिए, रेडी है तो ये मैं मिटाने जा रहा हूं ऊपर वाले को। इतना समझ में आया होगा आप लोग को। ये ग्रुप, ये जी क्या है बेटा, जी इज इक्वल टू ये, अगर पीएच है, आई है, बी आर है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, तो अगर CF3 होगा तो उसका एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा होगा, देन NO2, देन CN, देन F, देन Cl, देन Br, देन I, देन pH। ये एनसीईआरटी का है इसलिए मैंने इसको नोट किया है, आप लोग जरूर इसको याद रखेंगे। चलिए आगे आगे मैं कहता हूं बेटा, सुनेंगे ना। जैसे अगर आपको मैं रैंडम पूछता हूं, जैसे आपको सल्फोनिक एसिड है RSO3H, बेटा मैंने कहा था कि ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर शो करता है, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों करता है, क्योंकि आफ्टर फायरिंग ऑफ H+, जब ये H+ फायर करेगा ना, तो यहाँ पे RS, इसको ओपन कर लो बेटा, लाइक ऐसा SO-, तो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे रेजोनेंस होंगे और 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, आपको पता है ना। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर O- डबल बॉन्ड O, और एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा क्या बेटा, RS, ठीक है ना, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O-। इस तरीके से 3 RS बनेंगे, और तीनों की तीनों इक्वल RS है, 3 इक्वल RS, और इक्वल RS बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो आफ्टर फायरिंग ऑफ H+, 3 इक्वल RS बनेंगे, जिसकी वजह से इसका एसिडिक नेचर बहुत ही, ऑर्गेनिक में ये सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर शो करता है। अगर इसमें EWG ग्रुप, इस R में EWG ग्रुप लगाते जाते हैं तो उसका एसिडिक नेचर और भी ज्यादा बढ़ते जाएगा। बात समझ पा रहे हो क्या? लेकिन फिलहाल बेटा अगर पीएच और आर है, PHSO3H और RSO3H है, तो एरोमेटिक का ज्यादा होता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्या लगाता है बेटा, -I। समझ पा रहे हैं क्या? इसलिए इसका एसिडिक नेचर ज्यादा होता है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट कहानी, नेक्स्ट टाइम नीचे बिठा रहा हूं बेटा मैं, ठीक है। पीएच होता है बेटा वो, क्योंकि उसमें sp2 कार्बन होता है तो -I लगाता है। बेटा मैं अब अगेन पूछता हूं आपसे, ये RSO3H है और RCOOH है, आगे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड पे, इन दोनों में एसिडिक नेचर किसकी ज्यादा, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी ज्यादा। लेकिन ये भी कोई कम नहीं है, इसका भी एसिडिक नेचर होता है कार्बन, क्यों, क्योंकि इसके 3 इक्वल RS थे, इसके 3 इक्वल RS थे, तो इसके भी कितने होते बेटा, 2 इक्वल RS आफ्टर फायरिंग ऑफ H+। आफ्टर फायरिंग ऑफ H+, देखो बेटा यहाँ पे अगर मैं ये H+ फायर करेगा ना, तो ये बनता है RC डबल बॉन्ड O-, और यहाँ पे बेटा इसमें इक्विवेलेंट रेजोनेंस होगा, कैसा, RCO और O-। आपको पता है इक्विवेलेंट रेजोनेंस क्या होता है,
ये ऐसा तो ये ऐसा, एक ये बन गया, ये ऐसा तो ये बन गया, ऐसा तो इसमें भी वही हुआ है बेटा, ये इधर तो ये इधर। इक्विवेलेंट रेजोनेंस मोर इफेक्टिव होता है, हमने 11th में इसको बहुत अच्छे से देखा था। तो इसके दो इक्वल आरएस है, दो इक्वल आरएस है, ठीक है ना, दो इक्वल आरएस है, लेकिन इसके 3 इक्वल आरएस, तो इसका एसिडिक नेचर ज्यादा है। ठीक है, तो फिर से एक जनरल बात बेटा कि एक यहाँ पे है RCOOH और एक है यहाँ पे PHCOOH। तो एसिडिक नेचर एरोमेटिक का ज्यादा होता है, एसिडिक नेचर जो होता है बेटा, एसिडिक नेचर, ठीक है ना, एसिडिक नेचर इसका ज्यादा होता है इससे से। बट हमने देखा है कि फॉर्मिक एसिड LCOOH, ये फॉर्मिक एसिड जो होता है बेटा, ये एलिफेटिक होते हुए भी इसका एसिडिक नेचर एरोमेटिक से ज्यादा होता है, ये हमने देखा है। और ये बेटा ये हम लोग पीके वैल्यू से जानते हैं, इसका पीके वैल्यू जो होता है वो 3.7 होता है। पीके वैल्यू कितना होता है बेटा इसका 3.7, जबकि इसका जो होता है वो 4.19 होता है। तो पीके वैल्यू इसका क्योंकि कम है इसलिए एसिडिक नेचर इसकी ज्यादा है। समझ पा रहे हैं क्या? तो ऐसे हम लोग किसी भी एसिड का एसिडिक नेचर हम लोग निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है क्या? यहां तक ये बात समझ में आ रहा है आप लोग को? मैं जैसे एक क्वेश्चन जैसे आपको और पूछता हूं, फाइंड एक और क्वेश्चन मुझे बताएंगे बेटा। जैसे मैं आप लोग को एक बात पूछता हूं, जैसे ये अल्कोहल है, अल्कोहल, छोटी सी बात ध्यान रखेंगे, ये अल्कोहल है CH3CH2OH और एक फिनॉल है। मुझे एक बात बताएं, इस अल्कोहल और फिनॉल में कौन ज्यादा एसिडिक है? फिनॉल और अल्कोहल का एसिडिक किसकी ज्यादा है? तो हम क्या करेंगे बेटा, हम पूछ रहे हैं आपसे एसिडिक, हम क्या देख रहे हैं बेटा, एसिडिक नेचर। तो एसिडिक नेचर किसकी ज्यादा है? तो हम क्या करेंगे, H+ फायर करेंगे। और H+ कौन सा? जो ऐसा हाइड्रोजन जो एक्टिव हो, एसिडिक हो, ठीक है ना। एसिडिक हाइड्रोजन कौन होता है? जो मोरियन से जुड़ा होता है बेटा, यही वाला H+ फायर होगा, इनमें से हाइड्रोजन फायर नहीं होगा, ये वाला। तो बेटा आप इसमें से H+ फायर कर दो, इसमें से भी H+ फायर कर दो, इसमें से भी और इसमें से भी। इसमें से जब फायर करोगे तो ये बनेगा CH3CH2O-। इसमें से H+ फायर करोगे तो ये बन जाएगा आपका कुछ ये ऐसा। समझ पा रहे हैं क्या? ठीक है, तो अब आप देखेंगे बेटा कि इसमें तो कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, इसमें तो क्या लग रहा है बेटा, +I। ये क्या लगा रहा है? +I लगा के ये इसकी स्टेबिलिटी को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। जबकि यहाँ पे हो रहा है बेटा रेजोनेंस, और रेजोनेंस ये रेजोनेंस हो रहा है बेटा, इसमें ऐसा, ये ऐसा। आपको तो मालूम है कितना रेजोनेंस होता है इसके, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, कुछ ऐसा, ये ऐसा डबल बॉन्ड O, ये इधर आएगा, ये नेगेटिव, अगेन बेटा ये इधर आएगा, ये ऐसा, ठीक है ना। तो ऐसे करके 1 2 ये नेगेटिव चार्ज, अगेन 3 यहाँ पे आएगा। समझ पा रहे हो क्या? तो वो मतलब 1 2 तीसरा यहाँ पे जब नेगेटिव आएगा तो चौथा यहाँ पे, और अगेन ऊपर जाता है तो 5, ऐसे 5 RS बनते हैं। तो ड्यू टू रेजोनेंस ये एनायन मोर स्टेबल है, ड्यू टू रेजोनेंस मोर स्टेबल, ये होता है मोर स्टेबल ऑक्साइड, ये फिनॉक्साइड है वैसे तो, मोर स्टेबल फिनॉक्साइड एंड फिनॉक्साइड आयन ड्यू टू रेजोनेंस। और कितना रेजोनेंस बेटा, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर रेजोनेंस है, ठीक है ना। तो ये स्टेबल है, और स्टेबल होने की वजह से इसका एसिडिक नेचर ज्यादा होता है, ये स्टेबल है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं अब एक क्वेश्चन और पूछता हूं, एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछता हूं, वो क्या है, जैसे अगर मैंने दे दिया बेटा, जैसे ये है, ये दे दिया है मैंने RCOOH, और ये दे दिया बेटा फिनॉल, ये दे दिया है आपको फिनॉल। तो मुझे बताया जाए कौन ज्यादा एसिडिक होगा, कौन ज्यादा एसिडिक होगा। तो इसके अगर देखेंगे तो इसके 2 RS हैं, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और इसके कितने हैं, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हम जनरली हम ये कब की बात करो, जब ये H+ फायर करेगा ना, ये H+ फायर करेगा, और इससे भी H+ फायर करा दो। जब H+ फायर करेगा ये बन जाएगा RC≡O-, और ये बन जाएगा बेटा, ये ऐसा लिख देता हूं हमें, ठीक है ना, O-। ये फिनॉक्साइड आयन है, ये एसिटेट आयन है। एसिटेट आयन में कितने RS, 2 RS, कितने RS बेटा, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 2 RS, और इसके कितने RS, इसके 5 RS। लेकिन ठीक है ना, तो हम लोग जनरल बात क्या जानते हैं, मोर RS मोर रेजोनेंस, मोर रेजोनेंस मोर स्टेबिलिटी, है ना।
तो जितने ज्यादा आरएस रेजोनेंस उतना ज्यादा, रेजोनेंस जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। लेकिन हमने एक इंपॉर्टेंट बात भी पढ़ रखी है, हमने इक्वल रेजोनेंस देखा, इक्विवेलेंट रेजोनेंस। इक्विवेलेंट रेजोनेंस क्या होता है? सेम चार्ज ऑन सेम एटम, नेगेटिव चार्ज ऑन, बेटा सेम चार्ज से, बेटा देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन में, आफ्टर रेजोनेंस ये अगेन यहीं पे आने वाला है। मतलब जब इसका रेजोनेंस होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब हम लोग बनाते हैं तो ये कुछ ऐसा O माइनस और आर सी O माइनस डबल बॉन्ड O, ठीक है बेटा, लाइक ऐसा। तो ये दोनों के दोनों में इक्वल, मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज है ना वो इक्वली डिस्पर्स है, जितना नेगेटिव यहाँ पे उतना ही नेगेटिव चार्ज यहाँ पे भी है। देखो ये समझ पा रहे हैं क्या? तो जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है ना कोई नेगेटिव चार्ज, उस तब हम लोग बोलते हैं। और यहाँ पे बॉन्ड पैरामीटर भी दोनों का सेम होता है, डिफरेंट नहीं होता, सेम होता है। नेगेटिव चार्ज भी इक्वली डिस्पर्स होते हैं, मतलब माइनस आप एक जगह, माइनस आप दूसरी जगह। तो जब इक्वली डिस्पर्स होते हैं तो इसको बोलते हैं इक्वल रेजोनेंस। और इक्वल रेजोनेंस मोर इफेक्टिव होते हैं मोर रेजोनेंस से, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो इक्वल आरएस हैं, दो इक्वल आरएस है, इक्वल आरएस मोर इफेक्टिव होता है बेटा मोर आरएस से। यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज बेटा यहाँ पे हो सकता है ज्यादा है, यहाँ पे कम है, मतलब यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है ना। तो ये अनइक्वली डिस्पर्स है तो वो लेस इफेक्टिव है, इक्वली डिस्पर्स होने से मोर इफेक्टिव। तो ये नेगेटिव चार्ज भले ही कम आरएस है, बल्कि तब भी ये इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। जब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो इसका एसिडिक नेचर भी इससे ज्यादा होगा। ये बात ध्यान में रखना। इक्वल रेजोनेंस आपने 11th में पढ़ा हुआ है, इक्वल रेजोनेंस, ठीक है बेटा। चलिए, तो अगर हम लोग एसिडिक एसिड और फिनॉल की में बात करें तो एसिडिक एसिड का एसिडिक नेचर ज्यादा है फिनॉल से, ड्यू टू इक्वल रेजोनेंस। समझ पा रहे हैं क्या? चलिए, तो ये बात होगी। इसके बाद हम लोग बेटा फिर से कुछ और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। चलिए बच्चों, अब इसके बारे में बात करते हैं। यहां पे बेटा मैं ये अल्कोहल और वाटर में एसिडिक नेचर के बारे में बात कर रहा हूं ना, अल्कोहल और वाटर के बारे में। तो बेटा जनरली ध्यान रखिए, वाटर का एसिडिक नेचर ना अल्कोहल से ज्यादा होता है, वाटर का एसिडिक नेचर अल्कोहल से ज्यादा होता है। लेकिन एकमात्र अल्कोहल मीथेनॉल जो होता है, एकमात्र अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल बेटा? मीथेनॉल, ठीक है ना। मीथेनॉल, इसका एसिडिक नेचर वाटर से भी ज्यादा होता है। बाकी सारे जो अल्कोहल है उनका एसिडिक नेचर वाटर से कम होता है, ये जरूर ध्यान में रखिए, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अब एक क्वेश्चन पूछता है बेटा, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्सरी अल्कोहल में एसिडिक नेचर किसकी ज्यादा? ये क्वेश्चन है आप लोग का। तो आप कैसे देखेंगे बेटा? सब में आप H प्लस निकाल दें, सब में आप H प्लस निकाल दें, माइनस H प्लस, और इसमें भी माइनस H प्लस। और H प्लस निकालने के बाद अब आप देखें बेटा ऑक्साइड आयन की स्टेबिलिटी, इनमें से कौन सा जो ऑक्साइड आयन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है? कौन सा ऑक्साइड आयन बेटा? देखें एक बार, तीनों में ही ऑक्साइड आयन में, तो बेटा यहां पे देखेंगे तो ये कम प्लस आई लगा रहा है, ये मिलके ज्यादा प्लस आई लगा रहे हैं, और ये और भी ज्यादा प्लस आई। तो जितने ज्यादा प्लस आई लगाएंगे स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी बेटा? कम होती जाएगी। तो यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी, यहाँ पे ये थोड़ा कम स्टेबल होगा, ये और भी ज्यादा स्टेबल की कमी होगी, और यहाँ पे स्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम होगी। जब स्टेबिलिटी ये फिर भी कंपैरेटिवली ये बहुत, इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा कम हुई है। तो अगर हम लोग स्टेबिलिटी देखें तो इसकी ज्यादा, इसकी ज्यादा, तो एसिडिक नेचर इसकी ज्यादा, फिर इसकी, मतलब प्राइमरी अल्कोहल जो होता है बेटा वो मोर एसिडिक होता है देन सेकेंडरी देन टर्सरी। आज समझ पा रहे हैं क्या? तो ये भी अल्कोहल के केस में आप लोग एसिडिक नेचर को थोड़ा सा याद रखेंगे। चलिए, अब हम लोग एरोमेटिक एसिड के बारे में बात करते हैं। ये एरोमेटिक एसिड है, अब इसमें एसिडिक नेचर पूछता है, तो आप क्या करें बेटा? तो देखो ये बेंजोइक एसिड है, ये भी बेंजोइक एसिड है, ये भी बेंजोइक एसिड है, ठीक है। तो आप देखिए कि यहाँ पे इससे क्या जुड़ा हुआ है, तो ये बेटा क्या लगा रहा है? NO2, आप लोग ने पढ़ा हुआ है 11th में मेसोमेरिक इफेक्ट। तो बेटा ये माइनस M लगा रहा है और माइनस I, मतलब ओवरऑल बेटा ये क्या है? EWG ग्रुप है। इसमें जो माइनस M है इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, और माइनस M की स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो मैंने उसी को बेटा पॉइंट आउट किया है। और माइनस M जो है ये EWG ग्रुप है, ठीक है ना। तो EWG ग्रुप के प्रेजेंस में इसका एसिडिक नेचर ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पे इसकी भी देख लेते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन के केस में कुछ भी नहीं लगता बेटा, हम कंसीडर नहीं करते, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये मिथाइल क्या लगा रहा है बेटा? ये हाइपर कॉन्जुगेशन लगा रहा होगा, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन, देन साथ में प्लस I। आप हाइपर कॉन्जुगेशन जानते हैं,
मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन करके ये बेटा यहाँ पे इसको प्लस आई, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन लगा के इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, मतलब इसकी स्टेबिलिटी कम कर रहा है। तो जब भी आप बेटा ऐसे नहीं तो H प्लस फायर करें नेगेटिव बनाए, H प्लस फायर करें नेगेटिव बनाए, H प्लस फायर करें नेगेटिव बनाए, और इसी नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखेंगे कि ये ग्रुप में कौन सा ग्रुप जो है इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है और कौन सा ग्रुप इसकी स्टेबिलिटी कम कर रहा है। तो माइनस एम लगा के ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, देन ये और ये तो इसकी स्टेबिलिटी को कम कर रहा है। तो जब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो इस मॉलिक्यूल की पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड का एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा होगा। ठीक है बेटा, चलिए तो ये है। तो इस तरीके से ना किसी भी कंपाउंड के एसिडिक नेचर को हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे EWG ग्रुप का प्रेजेंस हमने क्या देखा कि किसी भी एसिड हो गया या कोई और दूसरा एसिड हो गया, उसमें EWG ग्रुप का जो प्रेजेंस है वो उसके एसिडिक नेचर को बढ़ा देता है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम लोग यहीं पे रखते हैं। अगली क्लास में बेटा इसके कुछ और भी जो रिएक्शंस हैं वो उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, चलिए, थैंक यू सो मच।